हाँ भाई, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? शानदार। तो स्टडी के मज़े ले रहे हो घर पे? नो डाउट, घर पे ही लेना है। एक अलग प्लेटफॉर्म जो है वो इस बार मिल गया है अपने को, ठीक है। अभी जल्द ही गाइडलाइन आने के बाद में ऑफलाइन क्लासेज भी चालू हो जाएंगी। जो बच्चा ऑफलाइन आना चाहेगा ऑफलाइन स्टडी करेगा, और कंप्लीट ईयर अगर ऑनलाइन रहना चाहता है तो उसके लिए भी जो है आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो CLC ने प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 16 में अपन बात करेंगे सहलग्नता के विषय में। कल अपन ने पढ़ लिया था ड्रोसोफिला के संदर्भ में, उसके क्रॉस भी अपन ने देख लिए थे, ओके। आज सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक और सहलग्नता की महत्वता, ये क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज क्या है, इनकी बात करेंगे। और इसके बाद लिंग सहलग्न जो लक्षण होते हैं उनकी वंशागति की बातें भी की जाएंगी, ठीक है। तो आ जाए सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। सहलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है दूरी, डिस्टेंस। दूरी बोलो या डिस्टेंस बोलो। सहलग्नता जो है वो दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती कहलाती है। कैसे समझें इस बात को आप, कि ये क्रोमोसोम हो गया, इस पर ए जीन होगी, बी जीन होगी और सी जीन होगी। ए और बी जीन के बीच दूरी क्या है, कम है। क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेज क्या है, कम है। और पास पास होने के कारण अगली पीढ़ी में एक साथ जाने की संभावना क्या है, ज़्यादा है। तो इस वाले केस में लिंकेज सहलग्नता ज़्यादा हो जाएगी। बोलो जी, दूरी कम, सहलग्नता ज़्यादा। ए और सी की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, दूरी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा दूरी है ए और सी के बीच में, तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांस क्या है, ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, दूर दूर पाई जा रही हैं तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रहा है, तो एक साथ जाने की टेंडेंसी जो है, क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब लिंकेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। बोलो जी, तो ये दो रिलेशन यहाँ से निकल रहे हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, सहलग्नता व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके, दूरी के, 1 डिस्टेंस। बोलो जी। नंबर 2, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की बात करूं तो आप देखें, क्रॉसिंग ओवर कम, लिंकेज ज़्यादा। क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, लिंकेज कम। तो दूरी के रेस्पेक्ट में क्रॉसिंग ओवर, इन दोनों का संबंध निकालूं तो समानुपाती होता है। अगर दूरी ज़्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा, और दूरी कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। तो दूरी और क्रॉसिंग ओवर के मध्य तो समानुपाती संबंध आता है, जबकि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज के बीच में क्या आता है, इनवर्स रेशियो आता है, ठीक है जी। तो क्या बोल देंगे इसके संदर्भ में, सहलग्नता व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, क्रॉसिंग ओवर के। ठीक है जी। नंबर 3 बात करते हैं एज, उम्र के साथ में क्या संबंध है इसका। एज, अगर उम्र बढ़ेगी तो कोशिका विभाजन कम होते जाएंगे। कोशिका विभाजन कम होते जाएंगे, इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर कम होता जाएगा। क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो लिंकेज बढ़ता चला जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ में लिंकेज बढ़ता है। संबंध किससे स्थापित किया, क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से। उम्र बढ़ी, कोशिका विभाजन घटे, कोशिका विभाजन घटे, क्रॉसिंग ओवर घटा, क्रॉसिंग ओवर घटा तो लिंकेज बढ़ जाता है। अरे बोलो भाई, तो उम्र के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या बोलेंगे,
उम्र बढ़ने से, उम्र बढ़ने पर क्या हो जाएगा बच्चों? क्रॉसिंग ओवर कम, क्रॉसिंग ओवर घट जाएगा, कम हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर कम तो सहलग्नता, सहलग्नता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। एज बढ़ रही है तो सहलग्नता बढ़ रही है। तो सहलग्नता उम्र के साथ में संबंध कैसा आ गया? ताका सहलग्नता का उम्र के साथ में समानुपाती संबंध आता है, उम्र के साथ। ठीक है जी, ये बन गया। यहाँ पर ये संबंध स्थापित हो गया, यहाँ पर ये संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। नंबर 4 बात करेंगे तापमान की, टेम्परेचर। तापमान अगर बढ़ेगा तो कोशिका विभाजन बढ़ते हैं, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है तो लिंकेज घट जाएगा। तो तापमान बढ़ा, लिंकेज घट गया, व्युत्क्रमानुपाती संबंध आ गया। ठीक है जी, तो तापमान के संदर्भ में अगर बात करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर ये भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा तो लिंकेज, लिंकेज क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तापमान बढ़ा, लिंकेज घटा, रिलेशन कैसा आ गया? तापमान के साथ में, तापमान के साथ में संबंध आ जाता है सहलग्नता। व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? तापमान के, तापमान के। ये एक और संबंध स्थापित हो गया। जैसा संबंध तापमान का होता है वैसा ही संबंध विकिरणों का भी होता है, विकिरण रेडिएशन का भी होता है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। तो नंबर 5 आ जाएगा विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन कौन सी? जैसे अल्ट्रावायलेट रे या फिर एक्सरे। ठीक है जी, रेडिएशन ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो सहलग्नता कम। तो क्या बोलेंगे? विकिरण ज्यादा, विकिरण ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो लिंकेज क्या हो जाएगा? लिंकेज हो जाएगा कम। ठीक है जी, तो संबंध क्या बन गया? सहलग्नता का विकिरण के साथ, विकिरण बढ़ रही है, लिंकेज घट रहा है, इनवर्स हो जाएगा 1 रेडिएशन, 1 रेडिएशन। सहलग्नता विकिरणों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? तो ये कुछ एक कारक हैं जो सहलग्नता को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अपन महत्वता की बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इनका, लिंकेज का, सहलग्नता की महत्वता क्या है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। किया भाई? आगे बढ़ें, चलो मिटाते हैं इसको। सहलग्नता की महत्वता।
सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। क्या महत्वता है, पहले समझें चारों पॉइंट को। 4 बिंदु हैं इसके। नंबर 1, सहलग्नता जो है ये पुनर्संयोजन कम बनाती है, पैतृक संयोजन को अनेक पीढ़ियों तक बनाए रखने की क्षमता इसमें उपस्थित होती है। सहलग्नता को बोला क्या था, 2 जीनों की वो क्षमता जिसके कारण वो एक साथ ही अगली पीढ़ी में क्या हो जाती है, वंशागत हो जाती हैं, क्या कहलाती है, सहलग्नता कहलाती है। तो सहलग्नता जो है वो पुनर्संयोजन कम बनाती है, पैतृक संयोजन को बरकरार रखती है अनेकों पीढ़ियों तक। नंबर 2, सहलग्नता के संदर्भ में अपन ने सहलग्नता समूह की बात की थी, लिंकेज ग्रुप की बात की थी। लिंकेज ग्रुप के संदर्भ में क्या बताया था, एक गुणसूत्र के ऊपर जो जीनें पाई जाती हैं वो जीनें मिलकर क्या बनाती हैं, एक सहलग्नता समूह बनाती हैं। तो सहलग्नता समूह अपने को जीनों के विषय में जानकारी देता है कि गुणसूत्र पर कहाँ ये जीनें पाई जा रही हैं। क्लियर होगी। नंबर 3, कोई भी अच्छी नस्ल बनाई जाती है, गुड वैरायटी बनाई जाती है, कोई भी इंप्रूव्ड वैरायटी बनाई जाती है जानवर की, किसी भी एनिमल की, जैसे साहिवाल गाय बनाई थी अपने पंजाब की, ठीक है, तो आर्टिफिशियल ब्रीडर ऐसा करते हैं। तो ये जो इंप्रूव्ड ब्रीड बन रही है, इस इंप्रूव्ड ब्रीड का जो अच्छे लक्षण हैं वो अनेकों पीढ़ियों तक इसी रूप में ही बने रहें, इसके लिए भी कौन उत्तरदायी होती है, सहलग्नता, लिंकेज ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये जो लिंकेज है ये किसी भी ब्रीडर को, ब्रीडर जो कि अच्छी नस्लें जो हैं वो बनाते हैं आर्टिफिशियल कृत्रिम चयन के द्वारा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा। ठीक है जी। तो ये जो ब्रीडिंग हो रही है कौन करवा रहे हैं, इसको ब्रीडर करवा रहे हैं, वो व्यक्ति जो इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाते हैं और अच्छी नस्लों के बीच में क्रॉस करवा कर ये कार्य संपूर्ण किया जाता है। ऐसा आपने एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी के दौरान पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो सहलग्नता किसी भी ब्रीडर को ये अनुमति नहीं देती है कि सारे अच्छे लक्षण जो हैं वो किसी एक ही नस्ल में जो हैं वो स्थानांतरित हो जाएं। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर जो जंगली नस्लें हैं वो तो नष्ट ही हो जाएंगी, उनको तो कोई काम में लेगा ही नहीं। याद करो, कोई भी रोग प्रतिरोधक नस्ल अगर बनानी हो तो क्या किया जाता है, पालतू किस्म जो है उसका क्रॉस करवाया जाता है, किसके साथ में, जंगली नस्ल के साथ में, क्योंकि जो जंगली नस्ल होती है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। बोलो जी। तो ये जो सहलग्नता है ये किसी भी ब्रीडर को ये अनुमति नहीं देती कि सारे अच्छे लक्षण जो हैं वो किसी एक ही नस्ल में एकत्रित हो जाएं। तो ये 4 इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है किसके, सहलग्नता के। बात करते हैं पहला, सहलग्नता पुनर्संयोजन के निर्माण को रोकती है, अर्थात क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका, अर्थात पैतृक संयोजन को अनेक पीढ़ियों तक बनाए रखती है, अनेक पीढ़ियों तक बनाए रखती है। ठीक है जी। नंबर 2 हो जाएगा, सहलग्नता समूह है सहलग्नता समूह है गुणसूत्र पर जीन की स्थिति को बताते हैं, गुणसूत्र पर
जीन की स्थिति को बताते हैं। दर्शाते हैं। ठीक है जी। नंबर 3 हो जाएगा इम्प्रूव्ड वैरायटी, अच्छी नस्ल। अच्छी नस्ल के लक्षणों को अनेकों पीढ़ियों तक बनाए रखती है। बनाए रखने में सहायक। ठीक है जी। और चौथा बिंदु हो जाएगा किसी भी ब्रीडर को अनुमति नहीं देती है कि सारे अच्छे लक्षण किसी एक ही नस्ल में एकत्रित हो जाएं। किसी भी ब्रीडर को यह अनुमति प्रदान नहीं करती कि सभी अच्छे विशेषक, सभी श्रेष्ठ विशेषक किसी एक ही नस्ल में एकत्रित हो जाएं। एकत्रित हो जाए, ये अनुमति भी प्रदान नहीं करता है। कौन? सहलग्नता। तो ये सहलग्नता की कुछ इंपॉर्टेंस हो गई, महत्वता हो गई, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज की बातें होंगी। ठीक है। अब अपन बात करेंगे सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसको नोट डाउन करें, रोक कर किया, मिटाएं। सेक्स लिंकेज एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लिंग सहलग्नता व सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न वंशागति क्या बोलेंगे? सेक्स लिंकेज एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। पहले समझे क्या है सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, लिंगी गुणसूत्र कौन से? एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, ये क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। इन्हें ही एलोसोम भी कहा जाता है। एक एलोसोम होता है और दूसरा जो है वो ऑटोसोम कहलाता है, कायिक गुणसूत्र कहलाता है। एलोसोम कह दो, सेक्स क्रोमोसोम कह दो, लिंगी गुणसूत्र कह दो, एक ही बात है। तो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर
जीन पाई जाती हैं। किसके लिए? नंबर 1, वो लिंग निर्धारण के लिए हो सकती हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होती हैं, और इसके अलावा जो अन्य जीन पाई जाती हैं वो कायिक लक्षणों के नियंत्रण हेतु भी पाई जाती हैं। सोमेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए भी जीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण की जो जीन है उनको एक तरफ छोड़ो एक बार, ठीक है, वो आगे अपन लिंग निर्धारण में पढ़ेंगे। तो लिंग निर्धारण के अलावा जो कायिक लक्षणों के नियंत्रण हेतु जो जीन पाई जाती हैं वो जीन क्या कहलाती हैं? सेक्स लिंक्ड जीन कहलाती हैं। तो लिंगी गुणसूत्रों पर कायिक लक्षणों के नियंत्रण हेतु पाई जाने वाली जीनें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? लिंग सहलग्न जीनें कहलाती हैं। जिन लक्षणों का नियंत्रण वो करती हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं? लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहलाते हैं। इन लक्षणों की जो वंशागति होती है, अगली पीढ़ी में स्थानांतरण जो होता है, ये क्या कहलाता है? लिंग सहलग्न वंशागति के नाम से जाना जाता है। और इन जीनों की लिंगी गुणसूत्रों पर, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो स्थिति होती है, इन जीनों की वो स्थिति क्या कहलाती है? सेक्स लिंकेज कहलाती है, लिंग सहलग्नता कहलाती है। अरे बोलो भाई, दोबारा समझाएं? बिल्कुल, दोबारा सुनो। लिंगी गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण हेतु जीन पाई जाती हैं, और इसके अलावा कायिक गुणसूत्रों के नियंत्रण के लिए भी जीन प्रेजेंट होती हैं। कायिक गुणसूत्रों के लिए जो जीन पाई जाती हैं लिंगी गुणसूत्रों के ऊपर, वो जीनें क्या कहलाती हैं? लिंग सहलग्न जीनें, सेक्स लिंक्ड जीन कहलाती हैं। ये जीन जिस लक्षण का नियंत्रण करती हैं वो लक्षण क्या कहलाता है? लिंग सहलग्न लक्षण, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहलाता है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर या लिंग सहलग्न लक्षण की वंशागति, अगली पीढ़ी में स्थानांतरण, ये क्या कहलाता है? लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती है। और इन जीनों की लिंगी गुणसूत्रों पर उपस्थिति क्या कहलाती है? लिंग सहलग्नता कहलाती है। किसके द्वारा खोजा गया है? मॉर्गन के द्वारा खोजा गया है। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, किसके ऊपर प्रयोग करके? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के ऊपर प्रयोग करके, या फल मक्खी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, और उसके द्वारा इस लिंग सहलग्नता को खोजा था। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि मॉर्गन के जो कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स में, मॉर्गन के क्या क्या योगदान है अनुवंशिकी में। तो स्टार्टिंग में जब अपनी बात हुई थी सहलग्नता से के शुरू होने से पहले, उस समय आपको एक बात बताई थी कि मॉर्गन ने खोजा था किसको? लिंग सहलग्नता को, सेक्स लिंकेज को खोजा था। और कैसे खोजा था? इन्होंने लाल आंखों वाले ड्रोसोफिला की जो समष्टि है, उस लाल आंखों वाली ड्रोसोफिला की समष्टि में किसको पाया था? कुछ सफेद आंखों वाले नर ड्रोसोफिला को खोजा था, और उसके आधार पर इन्होंने क्या बताया? लिंग सहलग्नता को बताया। अभी 3 क्रॉस करके आपको मैं बताऊंगा कि 3 क्रॉस के द्वारा कैसे निष्कर्ष निकला कि ये जो लक्षण है ये एक्स गुणसूत्र पर पाया जा रहा है, और फादर से ये कहां पर जाएगा, पिता से ये कहां पर जाएगा, और माता से कहां स्थानांतरित होगा, सबकी बात होगी। ठीक है, तो आ जाए, पहले तो इसकी परिभाषा की अपन बात कर लेते हैं। सेक्स लिंकेज क्या हो गया? लिंगी गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीनें किसके लिए होती हैं? ये लिंग निर्धारण के लिए होती हैं। लिंग निर्धारण हेतु होती हैं, और इसके अलावा कायिक गुणसूत्रों के नियंत्रण हेतु, कायिक लक्षणों के नियंत्रण हेतु, कायिक लक्षणों के नियंत्रण हेतु। ठीक है जी, अगला बिंदु आ जाएगा लिंगी गुणसूत्रों पर कायिक लक्षण के नियंत्रण हेतु
उपस्थित जीन क्या कहलाती है? लिंग सहलग्न जीन कहलाती है। लिंग सहलग्न जीन कहलाती है। इस जीन द्वारा नियंत्रित जो लक्षण होते हैं, लिंग सहलग्न जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण, क्या कहलाते हैं बच्चों? लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक है जी। लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति, लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति क्या कहलाती है? लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती है। लिंग सहलग्न वंशागति कहलाती है। ठीक है जी। और लिंगी गुणसूत्रों पर इन जीनों की स्थिति वो क्या कहलाती है? लिंग सहलग्नता। अगला बिंदु आ जाएगा। लिंगी गुणसूत्रों पर लिंग सहलग्न जीनों की स्थिति लिंग सहलग्न जीनों की स्थिति वो क्या कहलाती है? लिंग सहलग्नता। लिंग सहलग्नता कहलाती है। नोट लगा के पॉइंट लिख लेना। किसने डिस्कवर किया है? खोज किसने की है इसकी? नोट लगा के लास्ट में पॉइंट लिख लेंगे। खोज किसके द्वारा? मॉर्गन द्वारा। मॉर्गन द्वारा किसके ऊपर? फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी के ऊपर। पर प्रयोग किए थे इन्होंने, उसके द्वारा खोजा था। ठीक है बच्चों। तो ये लिंग सहलग्नता और लिंग सहलग्न वंशागति के विषय में आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। अब मैं वो 3 क्रॉस करवाने जा रहा हूँ, जिन क्रॉस के माध्यम से मॉर्गन ने क्या खोजा? लिंग सहलग्न वंशागति को खोजा था। इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। किया? मिटाएं। क्रॉस देखें। लिंग सहलग्न वंशागति
को दर्शाने हेतु किए गए क्रॉस, मॉर्गन द्वारा किए गए क्रॉस जी, क्रॉस फर्स्ट किया इन्होंने, क्रॉस सेकंड हो जाएगा और क्रॉस तीसरा हो जाएगा। ठीक है, पहले क्रॉस में क्या किया इन्होंने, मादा जो है वो लाल आंखों वाली ली, नर जो है वो सफेद आंखों वाला लिया। ठीक है जी, मादा कैसी है, मादा लाल आंखें, लाल नेत्र। लक्षण कौन सा लिया था इसको दर्शाने के लिए, नेत्र का रंग, नेत्र का रंग, इस लक्षण को लेकर ये क्रॉस दर्शाए थे इन्होंने। मादा लाल नेत्र हैं और नर जो है वो कैसे हैं, श्वेत नेत्र, सफेद नेत्र, श्वेत नेत्र। जब इन्होंने ऐसा क्रॉस करवाया तो इन्होंने पाया कि कोई भी संतति जो है वो क्या नहीं है, श्वेत नेत्रों वाली नहीं है। क्या पाया इन्होंने, किसी भी संतति में श्वेत नेत्र उपस्थित नहीं थे, श्वेत नेत्र उपस्थित नहीं थे। ठीक है जी, इसके बाद दूसरे क्रॉस में इन्होंने मादा जो है वो कौन सी ली, इस क्रॉस के कारण जो F1 मादा बनेगी उस F1 मादा को इन्होंने लिया। मादा कैसी है, F1 मादा लिया है इन्होंने, कैसी है, मैंने क्या बोला, कोई भी सफेद आंखों वाला नहीं है, इसका मतलब मादा कैसी है, लाल नेत्र वाली ही है, लाल नेत्र। और क्रॉस किससे करवाया, नर कैसा है, वही लाल नेत्रों वाला, रेड आई वाला, लाल नेत्रों वाला नर हो जाएगा। ठीक है, तो F1 मादा कैसी हो गई, लाल नेत्र वाली। लेकिन ये F1 मादा आई कहाँ से है, इस क्रॉस फर्स्ट से जो है वो अपने को ऑब्टेंड हुई है। क्लियर, यहाँ अगर बात करें F1 मादा लाल नेत्र आ गई। अभी मॉर्गन को जीनोटाइप के बारे में नहीं पता है, इस जीनोटाइप को मैं इसी क्रॉस में आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा आपको। ऐसा क्रॉस करवाया गया, तब इन्होंने क्या देखा कि जो लाल नेत्र की मादा है इसके कारण कुछ नर संततियां जो हैं वो कैसी आती हैं, श्वेत नेत्रों वाली उत्पन्न होती हैं। ये क्रॉस करवाया गया तो क्या देखा, कुछ नर संततियां, सभी नर नहीं, कुछ नर संततियां श्वेत नेत्रों वाली उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती हैं। ठीक है, क्रॉस थर्ड में इन्होंने क्या किया, मादा को तो कैसा ले लिया, श्वेत नेत्र वाला, नर को कैसा ले लिया, लाल नेत्रों वाला। मादा तो कैसी हो गई, श्वेत नेत्र, श्वेत नेत्र। और नर कैसा हो गया,
लाल नेत्र। ये वाला क्रॉस करवाया गया, तब इन्होंने क्या देखा, सभी संततियां, नर संततियां जो हैं वो कैसी आती हैं, श्वेत नेत्रों वाली। सभी नर संततियां श्वेत नेत्र वाली उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक निष्कर्ष निकाल लिया यहां से कि मादा प्रभावित है तो सारे जो नर होंगे, नर संतति, वो प्रभावित होंगी। यहां देखें मादा कौन सी है, F1 वाली है, इसका मतलब ये समयुग्मजी नहीं, ये विषम युग्मजी अवस्था रही होगी। मादा विषम युग्मजी होने पर कुछ नर संततियां जो हैं वो प्रभावित होती हैं। मादा अप्रभावित हो और नर प्रभावित हो तो कोई भी संतति जो है वो क्या प्रभावित नहीं होती है इस लक्षण के द्वारा, ठीक है जी। अब ये क्रॉस तो इन्होंने करवा लिए। अब इस क्रॉस के आधार पर इन्होंने कह दिया कि नेत्र के रंग हेतु जो जीन होती है वो कहाँ पाई जाती है, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। तो इन तीनों ही क्रॉस से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है यहाँ पर, नेत्र रंग हेतु जीन नेत्र रंग हेतु जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती। ठीक है भैया। तो यहां अगर बात करें, अब ये जो क्रॉस मैंने करवाए हैं इनको मैं एक्स गुणसूत्रों के आधार पर प्रदर्शित करके बताता हूं आपको। मादा है और नर है तो ड्रोसोफिला में जो लिंगी गुणसूत्र हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसा कहाँ पाया जाता है, मानव के संदर्भ में। मानव नर एक्स वाई होता है और मानव मादा एक्स एक्स होती है। तो ये मादा है और लाल नेत्र है, इसका मतलब इसको क्या बोल दिया इन्होंने, एक्स और एक्स बोल दिया भैया। ये नर है, श्वेत नेत्र है। नर कैसा होता है, एक्स और वाई प्रकार का होता है। लेकिन श्वेत नेत्र है, इसका मतलब इस एक्स पर क्या पाई जा रही है, श्वेत नेत्र के लिए जीन प्रेजेंट है, डब्ल्यू जीन पाई जा रही है। बोलो जी। अब अगर ये क्रॉस ये परफॉर्म करवाते हैं तो कोई भी संतति जो है वो श्वेत नेत्र वाली नहीं आती। तो संततियां कौन कौन सी आती हैं, वो संततियां इस एक्स का इसके साथ में क्रॉस, इस एक्स का इसके साथ में क्रॉस, अरे यही तो बनेगा। तो ये वाले क्रॉस मैं अलग से कर आपको बताता हूं। पहले तो आप ये जो इतना लिखा है ना इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन किया, चलो। अब क्रॉस 1 का तात्पर्य नीचे लिख लेना आप। ये हो गया मादा और ये हो गया नर, ठीक है। क्या क्या आएंगे देखें आप, ये लाइन भी मिटा रहा हूं भैया। हाँ जी, किसका क्रॉस किससे करवाया, इस एक्स का क्रॉस इस एक्स डब्ल्यू से होगा और इस एक्स का क्रॉस इस एक्स डब्ल्यू से होगा। एक ही प्रकार का तो बनेगा, इधर बेटियां बना देंगे इधर बेटे बना देंगे। तो ये कैसा जीनोटाइप आ गया है यहाँ पर, एक्स एक्स डब्ल्यू आ गया और एक्स एक्स डब्ल्यू आ गया, यही तो फॉर्म बनेगी। अब क्या करना है, दूसरा मार्कर कलर ले लेते हैं अपन। इन दोनों एक्स का वाई के साथ में क्रॉस करवा दो। इस एक्स का इस वाई से क्रॉस हुआ, इस एक्स का इस वाई से क्रॉस हुआ। क्या उत्पन्न हुई संततियां देखें आप, एक्स वाई और एक्स वाई। अपन ने क्या लिखा था क्रॉस 1 में, कोई भी संतति जो है वो लक्षण से प्रभावित नहीं है, क्योंकि ये जो एक्स लिंक्ड जो जीन पाई जा रही है नेत्र रंग के लिए ये अप्रभावी है। अप्रभावी नर में तो हेमिजाइगस स्थिति होती है। हेमिजाइगस का मतलब एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, उसको संदमित करने वाला सामने कोई दूसरा एक्स गुणसूत्र नहीं पाया जाता, दूसरा वाला वाई होता है। तो इस एक एक्स पर भी अप्रभावी आ गई तो अपना प्रभाव दर्शाएगी, लेकिन मादा में तो प्रभाव तब दर्शाएगी जब दोनों एक्स पर क्या आ जाए, उस लक्षण हेतु जो एलील है वो उपस्थित हो। तो एक एक्स पर पाई जाएगी तो ये वाहक तो जरूर बनेगी। वाहक का मतलब
ये अगली पीढ़ी में तो इस जीन का स्थानांतरण जरूर करेगी, लेकिन इस जीन की वजह से इस संतति में जो है ये लक्षण उत्पन्न नहीं होगा। तो ना तो ये सफेद नेत्र वाले हैं, ना ही ये सफेद नेत्र वाले हैं, ये भी लाल आंखें मादाएं हैं और ये भी लाल आंखों वाले नर हैं। तो ये क्या हो जाएंगी, सभी मादाएं लाल आंखें वाली। सभी मादाएं कैसी हैं, लाल नेत्रों वाली। ठीक है जी, यहां पर सभी नर कैसे हैं, लाल नेत्र, सभी नर लाल नेत्र। बात समझ में आ गई। तो अपन ने भी तो ये लिखा था कोई भी संतति जो है वो सफेद आंखों वाली नहीं है, लेकिन अब क्रॉस सेकंड में इन्होंने क्या किया, F1 मादा ली है। F1 कौन सी है, ये वाली मादा F1 कहला रही है। ठीक है जी, F1 मादा का मतलब हो गया, अब जीनोटाइप क्या बन जाएगा, यहाँ पर जीनोटाइप बन जाएगा भैया XXW, ये वाला जीनोटाइप बन जाता है। और इधर नर कैसा लिया है, लाल नेत्र वाला। नर तो लाल नेत्र तभी हो सकता है जब X के ऊपर व्हाइट के लिए कोई भी एलील नहीं आए। कुछ नर संततियां श्वेत नेत्रों वाली उत्पन्न होती हैं, सभी नर संततियां नहीं। मादा संततियों की तो बात ही नहीं करनी है, मादा संततियां तो लाल बनेंगी, लेकिन जो नर संततियां बनेंगी उनमें से कुछ जो है वो कैसी होती हैं, श्वेत नेत्रों वाली होती हैं। कैसे, मैं मिटा रहा हूं इसको, ये क्रॉस दर्शा रहा हूं आपके सामने। आप आ जाओ, क्रॉस करवा लो इन दोनों एक्स का, इसके साथ में तो बेटियां इधर आ जाएंगे, बेटे इधर आ जाएंगे। इसका क्रॉस इससे करवाया तो क्या आया, XX। इस XW का क्रॉस इससे करवाया तो क्या आया, XXW। तो कोई भी मादा संतति सफेद नेत्र वाली नहीं है, सभी लाल आंखों वाली हैं। इन दोनों का Y के साथ में क्रॉस करवा दो। इस X का क्रॉस करवाया किसके साथ में, Y के साथ में। ये भैया X का क्रॉस हो गया Y के साथ, ये इस XW का क्रॉस हो गया Y के साथ में। क्या क्या संततियां आई देखो जरा, ये तो आती है X प्रकार की, ये आती है XWY प्रकार की, XWY। ये कैसी हैं, लाल आंखों वाली। ये कैसा है, लाल आंखों वाला XX नहीं XY आएगा यहाँ पर। ये कैसा है, लाल आंखों वाला नर। ये कैसा है, श्वेत नेत्रों वाला नर। तो अपन ने भी तो यही बोला था कि कुछ नर संततियां जो हैं वो कैसी आती हैं, श्वेत नेत्रों वाली, सभी नर संततियां नहीं। अब सवाल में दो चीजें हैं, वो दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये पूछ ले कि कितना प्रतिशत संतति जो है वो श्वेत नेत्रों वाली है, तो संततियां तो 4 हैं, 4 में से एक जो है वो श्वेत नेत्रों वाली है, तो 25% हो जाएगा। लेकिन सवाल में ही एक और बात कह दे कि कितने प्रतिशत नर जो है वो श्वेत नेत्रों वाले हैं, तो नर तो 2 ही बन रहे हैं, 100% हैं, इनमें से एक क्या बन रहा है, श्वेत नेत्र वाला बन रहा है। इसका मतलब है 50% नर संततियां कैसी हैं, श्वेत नेत्रों वाली। कुल संततियों में कितना है, तो कुल तो 4 है, 4 में से एक है, 25% संतति कैसी हो गई, श्वेत नेत्रों वाली हो जाती है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सभी मादाएं कैसी हैं, लाल नेत्र वाली। सभी मादाएं कैसी हो गई, लाल नेत्र। ठीक है। और ये नर कैसा है, लाल नेत्र, नेत्र वाला नर। ये कैसा है, श्वेत नेत्र वाला नर, श्वेत नेत्र वाला नर। अरे बोलो भाई। तो ये इस क्रॉस का रिजल्ट आ गया। अब अगले क्रॉस पर चलते हैं। मादाएं क्या बताया है, सभी श्वेत नेत्र हैं, और मादाएं श्वेत नेत्र तो तब बनेंगी जब XW ये वाला केस बनेगा। नर कैसे हैं, लाल नेत्र, तो ये सिंपली XY बन जाएगा। सभी नर संततियां श्वेत नेत्र वाली उत्पन्न होती हैं। इसका मतलब है मादा ने अपना लक्षण कहाँ दिया है, नर को दिया है। अरे बोलो भाई। और यहाँ पर शुरुआत में देखें आप, ये लक्षण किसके पास था, नर के पास था।
अगली पीढ़ी में कहीं भी नहीं आया। लेकिन ये F1 जब यहां पर क्रॉस करवाया गया इस नर के साथ में, तो इसका लक्षण किस में आ गया? नर में आ गया। इसका मतलब है नर के द्वारा नर में लक्षण जाए किससे होते हुए? विपरीत लिंग से होते हुए, ऑपोजिट सेक्स से होते हुए। भैया इसे ही तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी इन्होंने डिस्कवर कर लिया कि नर से लक्षण कहाँ जा रहा है? बेटी से होता हुआ बेटे में पहुंच रहा है। तो नर से नर में लक्षण जाए, लेकिन किससे होते हुए? विपरीत लिंग से होते हुए। यही तो क्या कहलाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये जो नर बना है, इस नर का दादा कौन हो गया? ये हो गया। तो ग्रांड फादर से ग्रांड डॉटर में लक्षण आए किससे होते हुए? डॉटर से होते हुए। ग्रांड फादर, ग्रांड सन, और बीच में कौन है? डॉटर है। तो इस प्रकार का इनहेरिटेंस फादर से मदर में, फादर से कैसे मेल से कैसे आ गया? फीमेल में, फीमेल से फिर वापस किस में आ गया? मेल में। इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है। और अब ये जो तीसरा क्रॉस करवाया है, सारे के सारे मेल प्रोजेनी कैसे बन रहे हैं बच्चों? यहाँ पर सफेद नेत्रों वाले कैसे बनेंगे? चलो इसको भी देख लेते हैं। आ जाओ। सभी व्हाइट आई वाले मेल बनेंगे, तो बनाते हैं। पहले तो बेटियों की बातें कर लें। इस XW का इसके साथ में, तो ये तो XWX बन जाएगा। इसका इसके साथ में वही XWX बन जाएगा। तो बनाओ। ये तो बन गया XWX, ये बन गया XWX। ये क्या है? लाल आंखों वाली मादाएं हैं, लेकिन ये वाहक हैं। 100% वाहक पुत्रियां प्राप्त होती हैं। और बेटों की अगर बात करें, तो बेटों के लिए मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन। XW Y के साथ में, और XW इस Y के साथ में आ जाएगा। तो क्या बन गया? XWY बन गया, XWY बन गया। तो सारे के सारे नर संततियां कैसी आ रही हैं? सभी नर संततियां जो हैं वो सफेद आंखों वाली। सभी नर संतति कैसी? श्वेत नेत्र। और यहां अगर बात करें तो सभी मादा संतति लाल नेत्र। सभी मादा संतति कैसी हो जाएंगी? लाल नेत्र। सभी मादा संतति लाल नेत्र वाली उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन ये सभी मादा संततियां हैं कैसी? वाहक हैं। ये सभी मादाएं वाहक। अरे कोई दिक्कत है? तो यहां से निष्कर्ष निकल गया कि बेटे जो हैं वो लक्षण किससे प्राप्त करते हैं? माता से प्राप्त करते हैं। और बेटियों में लक्षण कहाँ से आता है? पिता से आता है। तो पिता से लक्षण बेटी में गया, बेटी से ये लक्षण बेटे में आ गया। पहली बात क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बन गया। ठीक है जी। दूसरी बात, पिता से लक्षण बेटी में आता है, और बेटे कहाँ से प्राप्त करते हैं? माता से प्राप्त करते हैं। इसे ही तो क्या कहा जाता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो ये तीनों क्रॉस जो हैं इनको वापस नोट डाउन कर लो। पहले मैंने लक्षणों के आधार पर बताया था, अब मैंने इनकी वंशागति बता दी है जीनोटाइप लिखकर। ठीक है। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं लिखते हैं किसकी? लिंग सहलग्न वंशागति की, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है। इसको नोट डाउन करें। किया भाई? मिटा दें। Characteristic of sex linked inheritance.
लिंग सहलग्न वंशागति की विशेषताएं। तो लिंग संलग्न वंशागति की विशेषताएं क्या क्या बन गई, इनको पॉइंट से होते हुए देखते हैं अपन। पहला, इस वंशागति को क्या कहा जाता है, क्रिस क्रॉस वंशागति कहा जाता है। इस वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ये क्रिस क्रॉस वंशागति अभी आगे चलकर पढ़ाएंगे आपको, छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई नर है, उस नर से लक्षण एक्स संलग्न है, एक्स संलग्न है, इसका मतलब है बेटी में पहुंचता है। तो नर से कोई लक्षण जो है ये कहाँ जाएगा, बेटी में तो जाएगा, बेटी में पहुंचता है, लेकिन बेटे में स्थानांतरित नहीं होता, बेटे या पुत्र में स्थानांतरित नहीं होता। तो नर से कोई लक्षण जो है, ये लक्षण की वंशागति हो रही है, लक्षण वंशागति। नर से लक्षण बेटी में तो पहुंचता है, बेटे में स्थानांतरित नहीं होता। तो बेटा कहां से प्राप्त करता है, मादा से। माता के पास अगर कोई लक्षण है, मदर हो गई माता, माता से लक्षण बेटे को भी जा सकता है और बेटी को भी स्थानांतरित हो सकता है, दोनों को स्थानांतरित हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का इनहेरिटेंस जिसमें ऑपोजिट सेक्स से होते हुए वंशागति होती हो, विपरीत लिंग से होती हुई वंशागति होती हो, क्या कहलाता है, क्रिस क्रॉस वंशागति। क्रिस क्रॉस वंशागति का मतलब हो गया विपरीत लिंग द्वारा वंशागति, इनहेरिटेंस थ्रू ऑपोजिट सेक्स। इनहेरिटेंस थ्रू ऑपोजिट सेक्स, विपरीत लिंग से होते हुई वंशागति होती है, ठीक है। अगला बिंदु, अधिकांश जो लिंग सहलग्न लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं। अप्रभावी के साथ साथ वो कैसे होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, ठीक है जी। अपने क्या देखा था, ज्यादा प्रभाव किसके अंदर छोड़ते हैं, नर के अंदर ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि नर में अगर एक एक्स गुणसूत्र पर भी, नर यही तो बना था एक्स वाई, मादा तो ये बनी थी, नर पर अगर एक एक्स गुणसूत्र पर भी कोई जीन आ गई कैरेक्टर की, लक्षण की, तो अपना प्रभाव दर्शा देगी। लेकिन यहां अगर वो जीन आ गई तो ये वाहक बनेगी। इसमें तो प्रभाव तब आएगा जब दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर ये जीन आ जाए। बोलो भाई। तो ये जो अधिकांश एक्स सहलग्न जो लक्षण होते हैं ये कैसे होते हैं, अप्रभावी होते हैं और साथ ही हानिकारक भी होते हैं। और ज्यादा प्रभाव किसमें छोड़ते हैं, नर में। तो नर ज्यादा प्रभावित होते हैं किसके कारण, लिंग सहलग्न वंशागति के कारण। नंबर 2, अधिकांश लिंग सहलग्न लक्षण कैसे होते हैं, अप्रभावी भी होते हैं और दूसरी बात हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक भी होते हैं, ठीक है। तो ज्यादा किसमें देखे जाते हैं, नर ज्यादा प्रभावित होते हैं, अतः नर अधिक प्रभावित होते हैं। नर में इनका प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें कि अगर लिंग सहलग्न लक्षण अप्रभावी हुए तो क्या होगा और प्रभावी हुए तो क्या होगा। तो नंबर 3 बात करते हैं, यदि
लिंग सहलग्न लक्षण अप्रभावी हों। अप्रभावी हों तो ज्यादा कौन प्रभावित होते हैं? नर अधिक प्रभावित होते हैं, नर अधिक प्रभावित होंगे। और क्यों होंगे ये मैंने अभी समझा ही दिया कि नर में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, उस पर भी अगर जीन आ गई तो वो अपना प्रभाव दर्शा देगी अप्रभावित, इसीलिए नर ज्यादा होते हैं। ठीक है, नर अधिक प्रभावित होते हैं। ये लक्षण ज्यादातर अपीयर होता रहता है, लगातार पीढ़ियों में इसका प्रभाव देखा जाता है। किसमें? पिता में और पुत्र में। पिता व पुत्र अधिक प्रभावित होते हैं। मादाएं अप्रभावी के लिए क्या होती हैं? सामान्यतः वाहक होती हैं। मादाएं लक्षण हेतु सामान्यतः कैसी होती हैं? वाहक होती हैं। ठीक है जी। अगर मादा समयुग्मजी हो, मादा समयुग्मजी का मतलब XC अगर ये हो तो सारे पुत्र प्रभावित होते हैं। मादा समयुग्मजी होने पर क्या हो जाएगा? सभी पुत्र प्रभावित होते हैं। ठीक है जी। यदि लिंग सहलग्न लक्षण प्रभावी हो, तो क्या होगा? यहां पर नर अधिक प्रभावित होते हैं अप्रभावी में, और यहां पर मादाएं अधिक प्रभावित होती हैं। मादाएं अधिक प्रभावित किसकी अपेक्षा मादाएं अधिक प्रभावित हैं? अप्रभावी की अपेक्षा। यहां पर कम मादाएं अधिक प्रभावित होती हैं, यहां पर ज्यादा मादाएं अधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है, प्रभाव नर व मादा दोनों में ही देखा जाएगा, क्योंकि अपने क्या बोला? डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है अगर कंडीशन XD ये आ गई या कंडीशन XDY आ गई, D4 डोमिनेंट हो गया, तो यहाँ पर ये नर प्रभावित है, यहाँ पर ये मादा प्रभावित है। तो मादा विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रभावित है और समयुग्मजीय अवस्था में भी प्रभावित ही कहलाएगी, डोमिनेंट ही कहलाएगी। अगर विषम युग्मजीय अवस्था होगी तो इसका X गुणसूत्र ये जो है ये दोनों बेटियों को भी जाएगा, दोनों बेटों को भी जाएगा। दोनों बेटियों को जाएगा तो 50% बेटियां प्रभावित हो जाएंगी। नर उसमें क्या लेना है? नॉर्मल लेना है फिर। ठीक है, अगर नर नॉर्मल हो गया, ये सामान्य नर हो गया, तो बताइए कितनी प्रतिशत पुत्रियां जो है वो प्रभावित होंगी? तो इस XD का इससे जब क्रॉस होगा तो ही बेटी प्रभावित बनेगी। अगर इस X का इसके साथ में क्रॉस होगा तो बेटी प्रभावित नहीं होगी। फिर बोलो भाई, अगर मादा कैसी हो गई? समयुग्मजीय हो गई। समयुग्मजीय होने पर सारी बेटियां भी प्रभावित होंगी, समयुग्मजीय होने पर सारे बेटे भी प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है जी, इस पॉइंट को भी लिख देते हैं अपन।
सभी मादाएं अधिक प्रभावित होती हैं इसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, बेटी केवल तभी प्रभावित होगी, बेटी का मतलब हो गया कंडीशन क्या बने, एक्स डी वाई, ये कंडीशन बनी, एक्स डी ये कंडीशन बनी। ये कंडीशन कब आएगी, जब पिता भी प्रभावित हो और माता भी प्रभावित हो। इस वाले केस में, अप्रभावी के केस में बेटी तभी प्रभावित होगी, एक्स सी कंडीशन तभी आएगी जब पिता से भी एक्स सी आए और माता से भी एक्स सी आए। पिता से एक्स सी आएगा तो पिता प्रभावित है, माता से एक्स सी आएगा तो माता वाहक भी हो सकती है, और होमोजाइगस स्थिति में हो तो वो क्या हो सकती है, प्रदर्शन भी कर सकती है इस लक्षण का। ये वाला कैरेक्टर कब आता है, देखो इसको मैं एक क्रॉस के द्वारा आपको समझा ही देता हूँ, वैसे समझाया भी था पहले, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये वाली बेटी कब आएगी, एक्स सी कब आएगी, जब एक्स वाई कंडीशन और एक्स एक्स कंडीशन, एक्स सी यहाँ से आए और दूसरा एक्स सी यहाँ से आए। तो अप्रभावी लक्षण की स्थिति में मादा या बेटी तब प्रभावित होती है जब पिता उसका प्रभावित हो और माता कम से कम क्या हो, वाहक हो, या फिर वो क्या हो सकती है, वो प्रभावित भी हो सकती है। अरे बोलो भाई, तो बेटियों में कम प्रभाव इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, पिता प्रभावित होना चाहिए, माता कम से कम क्या होनी चाहिए, कैरियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये प्रभावित है, और होमोजाइगस स्थिति आएगी तो भी ये प्रभावित ही कहलाएगी, ठीक है। यदि लिंग संलग्न लक्षण प्रभावी होगा और मादा कैसी हो, समयुग्मजी हो, मादा समयुग्मजी, होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस का मतलब है एक्स डी फॉर डोमिनेंट हो जाएगा। अगर ये स्थिति पाई जाएगी तो सभी बेटों में एक्स डी जाएगा, सभी बेटों में एक्स डी जाएगा तो सारे पुत्र प्रभावित होंगे, और सभी बेटियों में भी एक्स डी जाएगा, सभी बेटियों में एक्स डी जाएगा तो सारी बेटियां भी प्रभावित होंगी। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, सभी संतति प्रभावित, सभी संतति प्रभावित। बोलो भाई, तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी, विशेषताएं थी किसकी, लिंग सहलग्न वंशागति की, ठीक है बच्चों। तो आज ये अपना लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 16 यहीं खत्म होता है। कल अपन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। लिंग सहलग्न वंशागति के दौरान ही अपन जो है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावित लक्षण, इन दोनों की बातें भी की जाएंगी, और इसके अलावा लिंकेज मैप भी करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल पोर्शन जो है लिंकेज का, सहलग्नता का, उसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।